हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं। 8 अगस्त को टीजीटी का है और 18 अगस्त को आपका पीजीटी का एग्ज़ाम है। आप लोग बहुत जम के तैयारी कर रहे होंगे। आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और ये प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर रहे होंगे। पिछला प्रैक्टिस सेट भी मैंने सॉल्व कराया था, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा था। उसी के चलते मैंने एक और प्रैक्टिस सेट रखा। ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो आप लोग, आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से और थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिया है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होंगे इसमें और थोड़े से लॉजिकल होंगे। जो कॉमन क्वेश्चंस से थोड़ा सा हट के मैं ठीक ठाक क्वेश्चन ही रखी हूँ। कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं वो तो सभी को पता होते हैं, इस वजह से बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस मैंने नहीं रखे हैं इसमें। तो आप लोग ध्यान से देखिए और अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का स्टार्ट करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले आप लोग सबसे पहले आप अपने नोटबुक ले लीजिएगा और स्टार्ट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा टाइम दूंगी जिसमें कि आप अपना भी आंसर देते हुए चलिएगा। ठीक है, बहुत लंबी वीडियो करने की कोशिश नहीं करूँगी मैं। 125 क्वेश्चन होंगे तो ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आप लोग जम के स्टार्ट करिए, पढ़ना शुरू करिए और देखना शुरू करिए। एग्ज़ाम के जैसे आप बैठ जाइए, लगे कि आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो। ठीक है, तो मेरा मोटो यही है कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम की तरह आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है एक बार 20 क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ में। मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, उसके भी क्वेश्चंस हैं। मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि पिछले एमसीक्यूज़ के आपके क्वेश्चंस आपको याद हैं या नहीं। तो उसमें के 20 क्वेश्चंस इसमें कहीं ना कहीं आपको इन्वॉल्व मिलेंगे और बस उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपको नए मिलेंगे। नए क्या, यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में जो आते हैं, जैसे आते हैं वही सारे क्वेश्चंस होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। सुधीर धर का जन्म कहाँ हुआ था? सुधीर धर कौन थे, कहाँ थे, ये सब मैंने बता दिया है। अब आपको ये चीज़ें याद अगर होंगी तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। सुधीर धर के बारे में मैंने लगभग 10 to 12 क्वेश्चन बताए थे उस बार। तो इसमें से वो सारे क्वेश्चन फिर से आएंगे। आप एक बार फिर से चेक करिए कि आपको कितना याद है वो वाला। अगर नहीं याद है तो फिर से आप देखिए कि आप कितना जल्दी चीज़ों को भूल रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए ईजी होगा, क्योंकि अभी 1 वीक पहले मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पिछला मैंने पढ़ा था तो वो मुझे कितना तक याद हो रहा है। ठीक है, सुधीर धर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, अब यहाँ पे है कश्मीर, इलाहाबाद, वाराणसी, कोलकाता। ठीक है, तो सुधीर धर कौन थे, कहाँ जन्म हुआ था, किस सब्जेक्ट में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो क्या करते थे, सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो इसका राइट आंसर आप लगाते हुए चलिए, मैं थोड़ा सा बात करते हुए वेट करते हुए चलूँगी और मैं इसमें आपको आंसर भी बताती जाऊँगी। तो इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। सेकंड इज़ द राइट आंसर बी। ओके, इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। धर ने भारत में किस प्रमुख समाचार पत्र में कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया था? द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, अमर उजाला या आज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, धर ने हिंदुस्तान टाइम्स में कब से कब तक काम किया था? 1967 to 89, 1957 to 77, 1950 to 87, 80 to 90। देन राइट आंसर इज ए, 67 to 89 तक सुधीर धर ने द हिंदुस्तान टाइम्स में काम किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सालों तक धर ने किस न्यूज़पेपर में काम किया था? द इंडिपेंडेंट, बॉम्बे, आज, अमर उजाला या देश? ठीक है, तो द इंडिपेंडेंट बॉम्बे में इन्होंने कुछ टाइम तक काम किया था, ये मैंने बताया है। ये एग्ज़ाम में इस तरीके से नहीं आएगा, बस ये कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे इसलिए मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया है। अभी ये 125 क्वेश्चंस आपके बहुत सारे अलग अलग टॉपिक से आएंगे। आप लोग ये मत सोचिए कि स्टार्टिंग के इन्होंने तो 6 क्वेश्चन वही वाले डाल दिए, 6, 7, 8 क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कुछ क्वेश्चन मैं बस रिकॉल करने के लिए आपको डाल दी हूँ। वैसे ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन को आप सोचिएगा कि इसमें से कोई एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मे बी सुधीर धर अगर एग्जामिनर का टॉपिक हो जाएगा तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन इससे पूछ लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला हो गया? नहीं, ये वाला नहीं हुआ। लेटर ही ऑल्सो वर्कड फॉर द पाइनियर फ्रॉम एंड दिल्ली टाइम्स। ये दिल्ली टाइम्स में भी इन्होंने काम किया था। सप्लीमेंट ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने कब काम किया था दिल्ली टाइम्स में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
1980 to 90, 1991 to 98, 1950 to 60, 82 to 92। तो इन्होंने दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया का जो होता है उसमें काम किया था, ये किया था। बी इज़ द राइट आंसर। 1991 टू 98। सुधीर धर की मृत्यु कब हुई थी? अभी रिसेंट में ही हुई थी, मतलब 1 साल 2 साल पहले की बात है, तो मे बी ये क्वेश्चन भी आ जाए, ठीक है। तो सुधीर धर की मृत्यु 26 नवंबर 2019, 26 नवंबर 2020, 26 नवंबर 2018 या 17, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 26 नवंबर 2019। ये नोएडा में रहते थे, दिल्ली में रहते थे और नोएडा में इनकी डेथ हुई थी। द मैड वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट बुक किसकी इलस्ट्रेटेड बुक है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बुक है, इसका मैंने पिक्चर भी उस दिन दिखाया था आपको। तो ये बहुत ही सुंदर है। इसमें जो क्रिकेट के दीवानों के बारे में बात होती है उसका इन्होंने सुधीर धर ने दिखाया है। तो ये एक कौन थे? कार्टूनिस्ट थे। इसका पिक्चर दिखाने का बस मेरा मतलब यही था कि आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि ये एक कार्टूनिस्ट थे और इलस्ट्रेटेड थे। तो इसका राइट आंसर सुधीर धर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन हो गए सुधीर धर के बारे में, इतने ही क्वेश्चन थे, और कुछ एक आध और क्वेश्चन होंगे जो अंदर होंगे। अमृता शेरगिल की पेंटिंग द लीजेंड एनक्लोजर कितने में बिकी थी? ये बहुत ही हॉट टॉपिक है इस समय का, इस वजह से इसकी भी चीज़ों को थोड़ा सा ले लिया था मैंने। तो अब ये 20 क्वेश्चंस का कोई ऐसा वो मत करिएगा कि आपने ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट कर दिया, बस एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है, इस वजह से बस रिकॉल करने के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगते हैं वो मैंने डाल दिया, ठीक है। तो द लेडीज़ इनक्लोजर ये कितने में बिकी है, कितने करोड़ की बिकी है पेंटिंग? ये बिकी है आपकी 37.8, 39.9, 36.9 और 35.6, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 37.8। इसका सेकंड हाईएस्ट ये पेंटिंग की बिड लगी है, क्योंकि फर्स्ट जो थी वीएस गायतोंडे की थी, अनटाइटल्ड नाम था उसका, वो बिकी थी लगभग 40,000 में, मतलब मीन्स आपका 39.9 समथिंग में वो बिकी थी वीएस गायतोंडे की, ठीक है। द लेडीज़ इनक्लोजर नामक चित्र किसका है? अमृता शेरगिल का है। इससे आगे बढ़ते हैं फटाफट। वीएस गायतोंडे की चित्र इससे पहले कितने में बिकी थी? ये भी मैंने बता दिया, इससे भी फटाफट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। द लिटिल गर्ल इन ब्लू किसका चित्र है? सतीश गुजराल, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो राइट आंसर इज, आप लोग लगाते हुए चलिए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अमृता शेरगिल। लिटिल गर्ल इन ब्लू इनका इससे पहले की हाईएस्ट पेंटिंग बिकी है अमृता शेरगिल की। इस जैसे द गर्ल इनक्लोजर बिकी, वैसे ही ये अमृता शेरगिल की लिटिल गर्ल इन ब्लू बिकी थी। द लेडीज़ इनक्लोजर से पहले अमृता की कौन सी पेंटिंग ऊंचे दाम में बिकी थी, ठीक है। तो हो गया इसका राइट आंसर डी, द गर्ल इन ब्लू, लिटिल गर्ल इन ब्लू। द लिटिल गर्ल इन ब्लू कितने में खरीदी गई थी? अब इसका ऑप्शन है 18.7, 15 करोड़, 12 करोड़, 20 करोड़। तो अब इसका भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट थी अमृता शेरगिल की, फर्स्ट हाईएस्ट अभी 37.9 हो गई थी। अभी इससे पहले जो बिकी थी द लिटिल गर्ल इन ब्लू, इनकी बिकी थी 18.7 में, ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PR दरोज, जो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा रखे हैं उससे फिर से मैं क्वेश्चन 1-2 पूछ लेती हूँ कि रिकॉल आपको हो रहा है या नहीं, वो चीज़ आपको याद है कि नहीं पिछले मेरे वीडियोस। जिनको नहीं याद हो वो मेरे फुल वीडियो जाके देख लें, फिर से रिकॉल करते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम में रिवीज़न ही होता है, बैक का रिवीज़न हमें सबसे ज़्यादा करना होता है। नया पढ़ने से उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा जितना आप बैक का आप रिवीज़न कर लेंगे। तो PR दरोज कौन थे? मूर्तिकार, सिरेमिक कलाकार, चित्रकार या कार्टूनिस्ट? तो PR दरोज एक सिरेमिक कलाकार थे। राइट आंसर इज, आप लोग लगाते चलिए। आरती वीर ने कला की शिक्षा कहाँ से ली थी? सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट या सर जे स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है। तो आरती वीर ने सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा से अपनी कला की शिक्षा ली थी, ओके। आरती वीर एक हैं, आरती वीर एक क्या हैं? मूर्तिकार, सिरेमिक कलाकार, कार्टूनिस्ट, चित्रकार, ठीक है। आप लोग लॉजिक और रिकॉल करते हुए अपने आंसर को देते हुए चलिए, आपके कितने आंसर सही होते हैं। कोशिश करिए कि 100 के अबव जाए आपका इस वाले में भी, एग्ज़ाम टेस्ट में भी।
आरती वीर एक है सिरेमिक कलाकार। राइट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटक फायर एंड द रेन का रचनाकार कौन है? गिरीश कर्नाड, अरुंधति नाग, अरुंधति राय या चेतन भगत? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। नाटक फायर एंड द रेन का रचनाकार गिरीश कर्नाड हैं। गिरीश कर्नाड एक बहुत ही अच्छे नाटक राइटर हैं, रचनाकार हैं, और इन्होंने नाटक फायर एंड द रेन की रचना की है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब। गिरीश कर्नाड एक बहुत ही जाने माने कलाकार हैं, कलाकार नहीं कहेंगे इनको, राइटर कहेंगे, रचनाकार हैं ये, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, भीमबेटका की खोज किसने की थी? WG आर्चर, प्रोफेसर वाकड़कर, आनंद कुमार स्वामी या EV हैवल? ये DGT PGT का फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है, इस तरीके के ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा अभी DSSB का फेवरेट क्वेश्चंस था, सिंधु घाटी सभ्यता, प्रागैतिहासिक सभ्यताओं से लेके कुछ पेंटिंग्स, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था, उसी वजह से UP DGT PGT में भी इस तरीके के क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो इस वजह से मैंने ये सारे क्वेश्चन भी इसमें शामिल किए हैं। तो अब आपने लगा लिया होगा इसका आंसर, WG आर्चर हैं या प्रोफेसर वाकड़कर हैं? तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, प्रोफेसर वाकड़कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंघनपुर गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, कृष्णा, मांठ या गोदावरी? ठीक है, अब सिंघनपुर जो गुफा है ये आप लोग खुद से लगाते हुए चलिए। राइट आंसर इज सी, मांठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा और रंग दोनों का, प्रकृति का? ठीक है, तो प्रागैतिहासिक चित्रों में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा महत्व है? गुफाओं में जो चित्र बनाए जाते थे वो प्रागैतिहासिक चित्र होते थे, और वहाँ पर क्या चीज़ यूज होते हैं थे? ज़्यादातर उन्होंने पत्थरों को कट करके और उसको घिस कर उस पर रेखाओं को बनाकर चित्रों को चित्रित किया था। तो ऑप्शन में क्या है? रेखा रंग दोनों या प्रकृति? तो आप लगा चुके होंगे इसका आंसर। राइट आंसर इज ए, रेखा होती थी। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से सिर्फ उन्होंने कट कर करके चित्रों को बनाया है, और शिकार के चित्र जैसे मसीह बना दिया तो उसके सिंग बना दिया तो वो महिष लगने लगा, पैर उसके 4 ऐसे बना दिए। तो इस तरीके से उन्होंने रेखाओं के द्वारा ही चित्रों को चित्रित किया है। ठीक है, तो इस वजह से प्रागैतिहासिक चित्र जो है वो रेखा पे डिपेंड होती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्तिक की रचना किसका प्रतीक है? ब्रह्मा के 4 मुख का, 4 दिशाओं लोकों का, आड़ी सीधी रेखा तथा 4 केंद्र पर बाहर की तरफ जाती रेखाएं सूर्य की 6 रश्मियों का प्रतीक थी, या ये सभी था? ठीक है, तो स्वास्तिक का जो रचनाकार था, रचना हुआ था, वो क्या क्या चीज़ें सोच के बनाया गया था? ब्रह्मा जी के 4 मुख का भी सोच सकते हैं, वो 4 दिशाओं को भी सोच सकते हैं, और 4 केंद्रों को वो सूर्य की रश्मियों का प्रतीक बनाकर भी उन्होंने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने लगा लिया होगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैंने भी कहीं से पढ़ के ही क्वेश्चंस बनाए हैं, और लॉजिकली मैंने सही ही लिया है, 99% श्योर हूँ कि सही होगा। अगर मैं भी कहीं गलत होता है तो आप कमेंट करके कर लीजिए, उसको हम राइट कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस करने से और भी चीज़ें सही हो जाती हैं और चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, सुदर्शन धीर कौन है? कार्टूनिस्ट हैं, लोगो डिज़ाइनर हैं, आर्टिस्ट हैं या स्कल्प्टर हैं? ठीक है, तो सुदर्शन धीर कौन है? सुदर्शन धीर एक जाने माने लोगो डिज़ाइनर है। राइट आंसर इज बी, लोगो डिज़ाइनर है। फिर से सुधीरधर का आ गया। सुधीरधर एक कौन है? कश्मीरी पंडित थे, एक क्षत्रिय थे, एक ब्राह्मण थे या एक राजनेता थे? तो इनका इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये एक कश्मीरी पंडित होते हुए इलाहाबाद में इनके पिता आकर बस गए थे, इस वजह से ये इलाहाबाद से बिलोंग करने लगे थे, बट ये थे कश्मीरी पंडित। ओके, कश्मीरी पंडितों के साथ आप जानती होंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम थी वहाँ पर, इस वजह से कश्मीरी पंडित पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं ना कहीं चले गए और वहाँ पर वो अपनी आजीविका स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर का। कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कलाकृति में देखा जा सकता है? अब ये प्रभाविता की बात आती है। ठीक है, प्रभाविता आप समझ रहे होंगे जो कला के सिद्धांतों की बात है। मैंने समझाया था कला के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो उसमें प्रभाविता सबसे बड़ा एक उत्तम उदाहरण कौन सा चित्र माना जाता है? ठीक है, तो
तो अब इसमें बेसंतर जातक, कपि जातक, राहुल समर्पण या मरती हुई राजकुमारी। तो प्रभाविता का उत्तम उदाहरण यहाँ पर कौन हो जाएगा? डी, मरती हुई राजकुमारी। उसमें जो राजकुमारी है वो एक तरह से शैया पर लेट चुकी है और वो प्रभाविता, उसमें उसको प्रभाविता दिया है मरती हुई राजकुमारी को, जबकि उसके आसपास परिचारिका हैं, कुछ उसको दवा दे रही हैं, कुछ उसको मतलब पंखा झल रही हैं, बट जो प्रभाविता उत्पन्न होती है वो मरती हुई राजकुमारी के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस उस चित्र पे जाता है। तो इस वजह से इसका उदाहरण डी हो जाएगा। ठीक है। अजंता म्यूरल्स नामक पुस्तक किसकी रचना है? अजीत घोष, आनंद कुमार स्वामी, WG आर्चर या VS वाकाडकर। देन राइट आंसर इज अजंता म्यूरल किसने लिखी थी? अजीत घोष ने लिखी थी। राइट आंसर इज ए। मध्यकालीन संतों का जीवन नामक भित्ति चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? विनोद बिहारी मुखर्जी, MF हुसैन, अपर्णा कौर या सतीश गुजराल। ओके, तो ये वाला जो चित्र है मध्यकालीन संतों के संतों का जीवन नामक जो चित्र है वो किसने बनाया था? टिक लगाते हुए चलिएगा। राइट आंसर इज ए, विनोद बिहारी मुखर्जी। ठीक है। इनमें से कौन नेपाल संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर कार्य किया है? नेपाल के संग्रहालय में अध्यक्ष के पद पर काम किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी, JM महिवासी, रामचंद्र शुक्ल या मृणालिनी मुखर्जी। तो इसमें इन्होंने किया है, किसने किया है? विनोद बिहारी मुखर्जी ने किया है, नेपाल संग्रहालय में काम किया है। ठीक है। हरिन दास एक हैं। हरिन दास कौन है? हरिन दास एक मूर्तिकार, चित्रकार, छापा चित्रकार या इनमें से कोई नहीं। तो हरिन दास एक कौन है? हरिन दास एक बहुत ही अच्छे जाने माने छापा चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। जल रंग के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? जॉन वॉन आइक, रॉबर्ट बंदूक, पॉल सेंडबाई या वॉट्समैन। ओके, तो जल रंग के पितामह के रूप में किसको जाना जाता है? पॉल सेंडबाई को। राइट आंसर इज सी, पॉल सेंडबाई। ठीक है। तैल रंग के पितामह भी जानते होंगे आप, और ये वाटर कलर के पितामह हैं पॉल सेंडबाई। ठीक है। गिरता हुआ शरीर किसका चित्र है? जोगेन चौधरी, यहाँ पे जोगेंद्र है, जोगेन होना चाहिए। जोगेन चौधरी, तैयब मेहता, सतीश गुजराल, गणेश पाइन। ठीक है। तो गिरता हुआ शरीर जो है वो तैयब मेहता का है। राइट आंसर इज बी, तैयब मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है। इस चित्र के ही लिए इनको पुरस्कार मिला था और इससे इनकी बहुत ज़्यादा ख्याति हो गई थी। गिरता हुआ शरीर, तैयब मेहता। ओके। घोड़ा गाड़ी नामक सुप्रसिद्ध चित्र जो सफ़ेद और स्याह रेखा चित्र में किसने निर्मित किया है? घोड़ा गाड़ी नामक सुप्रसिद्ध चित्र जो सफ़ेद और स्याह, यहाँ पर सुप्रसिद्ध के चित्र नहीं होगा, चित्र सफ़ेद स्याह रेखा चित्र में निर्मित है, मीन्स वो एक स्केच है, किसका है? MF हुसैन, जोगेन चौधरी, यामिनी राय या विनोद बिहारी मुखर्जी। तो घोड़ा गाड़ी जो है वो किसकी है? एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट थे जो कि फोक आर्ट पे काम करते थे। इन्होंने कालीघाट पटचित्रों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इन्होंने भारत में फोक आर्ट, अपनी कलाकृतियों में फोक आर्ट का इन्वॉल्व किया है, वो है यामिनी राय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन का वैष्णव मंदिर किस शैली में बना है? ठीक है। वृंदावन का वैष्णव मंदिर नागर, बेसर, द्रविड़ या मथुरा शैली में बना है। तो वैष्णव मंदिर ये है बेसर शैली में। राइट आंसर इज बी, बेसर शैली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड थिएटर डे के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हैं जो कि अगर आपको ये चीज़ नाम अगर दे देती हूँ तो आप उससे एक बार सर्च जरूर किया करिए। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हम शायद ना देख लें। तो वर्ल्ड रंगमंच दिवस जो है वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग कभी ना कभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और विश्व रंगमंच दिवस कब बनाया जाता है? जो वर्ल्ड थिएटर डे होता है। तो इसमें ऑप्शन है 27 मार्च, 27 अप्रैल, 27 मई, 27 जून। तो मैंने डेट एक ही रखा है, अब सिर्फ मंथ को चेंज किया है, तो इससे याद करने में इजी रहेगा कि 27 ही है। अब याद क्या करना है कि ये कौन सा मंथ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 27 मार्च। ठीक है, याद रखिएगा। विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर। ठीक है। कोटर शैली की खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी, कर्नल मैकेंजी, कर्नल TG गेयर एंडरसन या इनमें से कोई नहीं।
तो कोटा शैली की खोज किसने की थी? बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक एक शैलियाँ, एक एक गुफाओं की खोज किसने की थी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और उसको याद करना थोड़ा टफ होता है क्योंकि बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। जब आप ज़्यादा पढ़ने लगते हैं तो और ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जब आप कम पढ़े रहते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहता है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही हौच पौच हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन सिर्फ दे रही हूँ जिससे कि खोज का कि किसने खोज किया था, तो एकदम से आप कोटा शैली सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो शायद वो हौच पौच ना हो, याद रहेगा। ठीक है, तो कर्नल टी.जी. गेयर एंडरसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन है? कर्नल मैकेंजी, जैता, राजा जय सिंह या इनमें से कोई नहीं। विजय स्तंभ का, जो कीर्ति स्तंभ कहते हैं या विजय स्तंभ कहें, इसका वास्तुकार कौन था? राइट आंसर इज बी, जैता। ओके, राइट आंसर इज बी, जैता। जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? यहाँ पर ऑप्शन है 1 अगस्त 2010, 1 अगस्त 2012, 1 अगस्त 2014, 1 अगस्त 2016। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा, मैं जानती हूँ, बट मैं बस इसलिए याद कराने के लिए आप लोगों को कि ये अगस्त भी चेंज कर देगा, डेट भी चेंज कर देगा, ये तो चलो ऐसे ही रहेगा, मान लो चेंज ही रहेगा, बट मैं इसलिए ये दोनों चीज़ें सेम रख देती हूँ कि ये चीज़ न भूले, आप ईयर याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। 2010, 1 अगस्त 2010 में जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था। विश्व धरोहर सूची आप समझ सकते होंगे, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ठीक है, राजस्थानी शैली में पानी की लहरों को किस रंग से दर्शाया जाता है? सफ़ेद रंग की रेखाओं से, चांदी के रंग से, सफ़ेद और काला मिलाकर ग्रे कलर से, या इनमें से कोई नहीं, या नीले रंग से। सॉरी, यहाँ पे नीले रंग से दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदी के रंग से। राजस्थानी शैली में पानी की लहरों को चांदी के रंग से दर्शाया जाता था। अब क्यों दर्शाया जाता था? क्योंकि वो बिल्कुल चांदी की तरह दिखता था। आप ऐसे याद कर लीजिएगा कि चांदी की तरह पानी दिखता ही है जब लाइट पड़ती है उस पर चांद की, तो चांदी के रंग से राजस्थानी शैली में लहरों को बनाया जाता। और किसी शैली में इस तरीके का क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो चांदी की शैली, क्योंकि चांदी के रंगों का इसमें प्रयोग हुआ है, पानी की लहरों का यूज़ हुआ है और लहरों पे चांदी के कलर को यूज़ किया गया है, इस वजह से इस तरीके का क्वेश्चन राजस्थानी शैली में पूछेगा। ठीक है, लॉर्ड चंदा नामक कृति किसकी है? लॉर्ड चंदा नामक कृति किसकी है? मुल्ला दाऊद है, यहाँ पे आधा ल होना चाहिए, मुल्ला दाऊद, विल्हड़, जयदेव कुतुबान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला दाऊद। ठीक है, लॉर्ड चंदा नामक कृति मुल्ला दाऊद की है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की प्रमुखता है? बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली या कोटा शैली? तो ऊंट की खाल पर चित्रांकन जो होती थी वो किस में होती थी? बीकानेर शैली में होती थी। राइट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शैली में मुगलों की कला को अस्वीकार किया था? मेवाड़, कांगड़ा, बसोली या जयपुर? तो इसमें कौन सी शैली में, कौन सी भारतीय शैली थी जिसमें कि मुगल कला को अस्वीकार किया गया था? ठीक है, तो वो लोग अपनी भारतीय शैली को ही लेके चले थे, अपनी मुगलों को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया था। जैसे क्या कहते हैं कि राजस्थानी शैली में मुगल और भारतीय शैली मिक्स थी, पहाड़ी में भी कहीं कहीं मुगल कला को इन्वॉल्व किए हैं। राजाओं का जब आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है उनकी, एक दूसरे के कलाकार एक दूसरे के यहाँ जाने लगते हैं, तो मुगलों का कलाकृतियों को आदान प्रदान होता था। बट कौन सी शैली ने उसको बिल्कुल अस्वीकार कर दिया था? वो थी बसोली शैली। राइट आंसर इज सी, बसोली शैली। क्वेश्चन नंबर 41 2013 में किस शहर में आर्ट समिट का आयोजन हुआ था? ठीक है, आर्ट समिट पूछा है कि 2013 में किस शहर में आर्ट समिट का आयोजन हुआ था? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2013 का जो आर्ट समिट हुआ था वो जयपुर में हुआ था। राजस्थान का आप समझ सकते हैं, राजस्थान का कैपिटल जयपुर। इस तरीके से याद कर लीजिएगा, 2013 में जयपुर में हुआ था। बसोली शैली का चित्र माखन चोर कहाँ पर संग्रहित है? ये क्वेश्चन बार बार आता है क्योंकि ये बसोली शैली का चित्र माखन चोर कहाँ पर संग्रहित है? तो ये शैली राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, भारतीय संग्रहालय कोलकाता, MC मेहता के संग्रह में, या इनमें से कोई नहीं। तो बसोली शैली का जो चित्र था माखन चोर वो NC मेहता ने रखा है। ठीक है, रखा था।
रसराज किसकी रचना है? भानुदत्त, केशवदास, मतीराम या धनपाल? अब कुछ साहित्य की बुक्स पुस्तकों से भी ले लेते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन यूपी टीजीटी में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, तो इसी वजह से मैंने इस तरीके के क्वेश्चन को रखा है। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन दे देगा, और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है, क्योंकि कॉमन क्वेश्चंस लेने से आप वही चीज़ें फिर बार बार रिपीट होने से अच्छा है कि आपको कुछ अलग सी चीज़ें पढ़ाई जाए जो कि मैं भी पूछ ले। ठीक है, अगर 125 क्वेश्चन में से अगर 5 क्वेश्चन मेरे इस प्रैक्टिस सेट से आपके आ जाते हैं तो आपके 5 नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, और 5 फाइट्स आपकी उस हिसाब से आप आगे सीढ़ी से मतलब मीन्स आप नंबर 1, 2, 3 वाले फाइट में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, रसराज किसकी रचना है? रसराज जो है वो किसकी है? भानुदत्त, केशवदास, मतीराम या धनपाल की है? तो रसराज जो है वो मतीराम की है। ठीक है, अब रसराज से मतीराम, याद रखिएगा इसको, मतीराम रसराज, मतीराम कई बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, मतीराम रसराज। ठीक है, फ्लाइंग बस नामक इंस्टॉलेशन किस कलाकार की है? विवान सुंदरम, यहाँ पे विवान होना चाहिए था, विवान सुंदरम जो कि अमृता शेरगिल के भतीजे थे। ठीक है, अमृता शेरगिल उनकी मौसी थी, भतीजा या जो भी रिलेशन बोले मौसी थी। ठीक है, विवान सुंदरम, सुदर्शन सेठी, नलिनी मलानी, गोंडी सरोज पाल। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लाइंग बस जो है, फ्लाइंग बस एक बस है, उसको फ्लाइंग पंख लगाकर उन्होंने दिखाया है। बहुत ही सुंदर इंस्टॉलेशन है ये, कहीं पे अब्रॉड में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपने लगा लिया हो तो मैं आगे बढ़ूँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन सेठी हैं इसके इंस्टॉलेशन कलाकार। और एक चीज़ इससे भी याद रखिएगा कि सुदर्शन सेठी जो है वो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, नलिनी मलानी भी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं, और विवान सुंदरम भी इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर गोगी सरोज पाल होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने कराया था? पिछले क्वेश्चन में मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, इस वजह से मैंने इसको फिर से रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आया था कि ये गलत आपने बताया है। तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह, मैंने शायद महाराणा प्रताप कर दिया था, इस वजह से अभी फिर से मैंने रिपीट किया है इसको। किसका राइट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट, महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, हवा महल भारतीय राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। इसे सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और इसे किसी राजमुकुट की तरह वास्तुकार, कौन सा वास्तुकार था, डैश द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं। लाल चंद उस्ता, नैनसुख, मनकू या खुशला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं इसमें कि उस्ता जो हैं वो हो जाएंगे। लाल चंद उस्ता जो हैं वो सवाई हवा महल के एक वास्तुकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने इसकी डिज़ाइन की थी, किसकी? हवा महल की। अब यहाँ पे सन भी देख लीजिए, 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अब इस क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चंस आपके लर्न हो जाएंगे। ओके, 47 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से किस कलाकार ने कॉपर, पेपरमेशी, लोहा, कीले तथा स्टोन से मूर्ति शिल्प बनाया है? राम किंकर बैस, धनराज भगत, बीसी सान्याल, वीरेन डे। तो सभी कलाकारों ने एक तरह से बनाया है मूर्ति शिल्प। बस इसमें से कौन सा कलाकार है जिसने कॉपर भी यूज़ किया, पेपर मैशी भी यूज़ किया, लोहा भी यूज़ किया, कीले यूज़ किया, स्टोन यूज़ किया, यहाँ पे एक चीज़ और छूट रही है, लकड़ी, वुड को भी यूज़ किया है। तो वो कौन हो सकता है, कौन सा कलाकार हो सकता है जिसको हम याद कर सकते हैं? धनराज भगत हैं। ओके, राइट आंसर इज धनराज भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराज भगत ने दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट से किस सन में स्कल्पचर डिपार्टमेंट से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कार्यभार को समाप्त किया था? 1977, 1978, 1979, 1980। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अपने कम्युनिटी पोस्ट पे भी दिया था धनराज भगत के बारे में। धनराज भगत की एक स्कल्पचर भी दिया था महाकाल करके। तो इनका जो टाइम पीरियड था उन्होंने, अब यहाँ पर क्या है कि एक चीज़ आपको यहाँ एक और याद हो जाएगी कि दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से इन्होंने अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया था। अब क्या दिया था? ये एक स्कल्पचर डिपार्टमेंट के HOD के रूप में वहाँ पे रिटायर हुए थे। तो 1977 में, ठीक है, 1977 में ये रिटायर हुए थे, और उसी के बाद इन्हें भारत के बेस्ट सम्मान से सम्मानित किया गया था। द बेस्ट ऑफ सुधीरधर नामक पुस्तक किसकी है? सुधीरधर, लक्ष्मण
राकेश कुमार चेतन भगत। अब इसमें बेस्ट ऑफ सुधीर धर की जो पुस्तक थी इसको किसने लिखा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ए, सुधीर धर। बेस्ट ऑफ सुधीर धर में सुधीर धर ने अपने ही कार्टून के जो इलस्ट्रेटेड कार्टून्स थे उसको एक वो क्या कहते हैं कंपाइल करके इस पुस्तक को उन्होंने पब्लिश कराया था। द बेस्ट ऑफ सुधीर धर नामक पुस्तक उनकी है। किसकी है? सुधीर धर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1954, 1942, 1952 में। तो इसका राइट आंसर दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना कब हुई थी? अब दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट हर कॉलेज और हर जगहों की स्थापना के बारे में हम जानते हैं। दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट भी इस समय बहुत ही प्रमुख है, तो इस वजह से इसका भी हमें जानना चाहिए। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1942 में हुआ था, ठीक है। 1942 में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट की स्थापना हुई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबा सान्याल का जन्म 1945 में दिल्ली में हुआ था। वह एक हैं, क्या हैं? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, एक्ट्रेस हैं या थिएटर कलाकार हैं, ठीक है। तो अंबा सान्याल कौन है? अंबा सान्याल बीसी सान्याल की पुत्री हैं, ठीक है। और उनका जन्म 1945 में हुआ था। थिएटर कलाकार हैं। ये एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर के रूप में भी जानी जाती हैं और इसी की वजह से इन्हें ललित कला सांस्कृतिक केंद्र के तरफ से इन्हें अवार्ड दिया गया था। थिएटर कलाकार और एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हैं। इन्होंने बहुत सारे साड़ियों के ट्रेडिशन पे बहुत सारे पुस्तकों को मतलब बहुत सारी चीज़ों को कंपाइल करके पुस्तक को प्रकाशित किया है। थिएटर कलाकार के रूप में अंबा सान्याल जानी जाती हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर से भी क्वेश्चन आ जाता है, इस वजह से मैंने भी डाल दिया है कि मे भी कहीं से कुछ भी पूछ ले, आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इनमें से दिल्ली शिल्पी चक्र के लिस्ट को पहचानिए। कौन कौन से कलाकार दिल्ली शिल्पी चक्र में आते हैं? दिनकर कौशिक, के एस कुलकर्णी, पन्निक्कर, अंबादास, गाडे और FN सूजा, ठीक है। अब इसमें से कौन से वाला में नहीं है, ठीक है। दिनकर कौशिक, के एस कुलकर्णी, जया अप्पासामी, शंकर पिल्लई, तो इसमें फर्स्ट ही राइट होगा। दिनकर कौशिक, के एस कुलकर्णी, आप पढ़े होंगे तो ये तो आपको बिल्कुल आ रहा होगा। दिनकर कौशिक, के एस कुलकर्णी, पन्निक्कर, अंबादास, गाडे, FN सूजा, ये दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार हैं, ठीक है। मोनार्क श्रृंखला किसकी है? मोनार्क श्रृंखला दिनकर कौशिक, धनराज भगत, प्राणनाथ मांगो या सतीश गुजराल की है। तो ये मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इनके ऊपर। तो मोनार्क श्रृंखला जो है वो धनराज भगत की है। राइट आंसर इज बी, धनराज भगत, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय महिला सिरेमिक कलाकार का 20 जुलाई 2020 को निधन हुआ था? ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करेंट का है। तो 20 जुलाई 2020 को किसका निधन हुआ था? अपर्णा कौर, अर्पिता सिंह, ज्योत्सना भट्ट या अनुपम सूद का। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते होंगे कौन से कलाकार हैं जिनकी मृत्यु हुई थी अभी हाल में ही 2020 में। तो ये है ज्योत्सना भट्ट। राइट आंसर इज सी, ज्योत्सना भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, अकबर पद्मसी का निधन कब हुआ था? ये भी कॉन्टेम्प्रेरी में ही आ जाएगा। ठीक है, बहुत लोगों ने कहा था कॉन्टेम्प्रेरी की नोट्स बनाइए और कॉन्टेम्प्रेरी की क्वेश्चंस बनाइए, तो मैंने उसको इन्वॉल्व कर लिया है कि इसी तरीके से अगर कॉन्टेम्प्रेरी का एग्ज़ाम में पूछता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अकबर पद्मसी का निधन हुआ था 6 जनवरी 2020, 9 जनवरी 2021, 6 जनवरी 2019 या 9 जनवरी 2019 में। देन राइट आंसर इज इसका फर्स्ट हो जाएगा 6 जनवरी 2020। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। जनवरी 2020 में किसकी मृत्यु हुई थी? अकबर पद्मसी के। विश्वामित्र नामक चित्र किस कलाकार की है? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अनुपम सूद। विश्वामित्र नामक चित्र जो है यहाँ पर जो ऐसे कलाकार की है जो कि वेस्टर्न टेक्निक में इंडियन मैथोलॉजिकल चीज़ों को लेके चलता था और उनकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ही सुंदर होती थी, रियलिस्टिक से रिलेटेड होती थी। तो वो थे राजा रवि वर्मा। राइट आंसर इज सी, राजा रवि वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, VS गायतोंडे की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी बिकी, कितने में बिकी थी? 37.8, 39.9, 40.9 या 45.5 करोड़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39.9। आप इसको अप्रॉक्सीमेट 40 याद करिएगा जिससे कि आपको याद करने में इजी रहेगा। 39.9 में VS गायतोंडे की पेंटिंग बिकी। उसका जो टाइटल था वो अनटाइटल्ड था। ठीक है,
तो इस वजह से इसका टाइटल नहीं दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के नए उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के नए उपाध्यक्ष, यहाँ पे अध्यक्ष के रूप में नहीं पूछा है, उपाध्यक्ष का नाम पूछ रहा है। तो चंद्रबाबू नायडू, डॉक्टर नंदलाल ठाकुर, ओपी कृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो उपाध्यक्ष हैं, इस वजह से ये डॉक्टर नंदलाल ठाकुर हो जाएंगे। राइट आंसर इज ये। तो इस वजह से इसको याद रखिएगा, ये उपाध्यक्ष है। अगर उपाध्यक्ष आ जाए तो आप उसमें घबराइएगा नहीं कि उपाध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर नंदलाल ठाकुर से याद रखिएगा। एंड रविन्द्रनाथ ठाकुर, नंदलाल गगनेन्द्र नाथ ठाकुर। तो राष्ट्रीय ललित कला अकेडमी के नए उपाध्यक्ष नंदलाल ठाकुर। भूरी बाई किस कला के लिए जानी जाती हैं। अब इसमें कुछ फोक आर्ट से रिलेटेड कलाकारों का भी पूछ लेता है। ऐसे क्वेश्चन कंपाइल करके देता है कि अलग अलग चीज़ों से लेके कॉन्टेम्प्रेरी भी हो, कुछ फोक आर्ट से रिलेटेड भी हो, कुछ शास्त्रीय नृत्य से भी रिलेटेड, कौन सा फोक ट्राइब आर्ट होता है वो कहाँ होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आपको इसी तरीके से पढ़ना है, बहुत ही क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन पूछा मैंने, भूरी बाई किस कला के लिए जानी जाती है। मधुबनी, पिथौरा, वर्ली कला या अल्पना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पिथौरा कला। भूरी बाई जो थी वो पिथौरा कला के लिए जानी जाती थी। ठीक है, इनका भारत भवन से काफ़ी संबंध रहा है, जो कि भोपाल में है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर पिथौरा कला वो वहाँ पर करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक जे स्वामीनाथन, के.जी. सुब्रमण्यम, धनराज भगत, कृष्ण कुमार अग्रवाल। द पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक हैं के.जी. सुब्रमण्यम। राइट आंसर इज बी, के.जी. सुब्रमण्यम। के.जी. सुब्रमण्यम एक टेक्सटाइल के भी नॉलेज रखते थे। इन्होंने कुछ पुस्तकों को भी लिखा है। तो ये एक फुल टैलेंटेड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, किसने गगनेन्द्र नाथ टैगोर को प्रथम घनवादी, यहाँ पे घनवादी होगा, घनवादी कहा। आनंद कुमार स्वामी, स्टेला क्रैमरिश, रामचंद्र शुक्ल या के.सी.एस. राधा कृष्णन। किसने कहा था कि ये एक प्रथम घनवादी कलाकार, भारत के प्रथम घनवादी का नाम किसने दिया था इनको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेला क्रैमरिश है, बी इज़ द राइट आंसर। लिखने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। मुक्ति बोध की रचनाओं पर किसने चित्रण किया है। धनराज भगत, प्राणनाथ मांगो, एम.एफ. हुसैन, ए. रामचंद्रन। ठीक है, तो मुक्ति बोध की रचनाओं पर किसने काम किया है, ध्यान दीजिएगा, एम.एफ. हुसैन ने किया है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, के हैबर की कृति कौन सी है। शिव मुखाकृति, मदर टेरेसा, मुर्गे की लड़ाई और गुलुमी राधा। ठीक है, गुलुमी राधिका। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया, मुर्गे की लड़ाई। ऐसे एक दो क्वेश्चन इजी भी आ जाते हैं। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक कौन है। राय कृष्ण दास, ए. कुमार स्वामी, जी. आर. संतोष, कृष्ण हैबर। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक हैं ए. कुमार स्वामी, जो कि बहुत ही बड़े आर्ट क्रिटिक हैं और भारत की कला को इन्होंने अपने लेख और अपनी रचनाओं के द्वारा भारत की जो भारतीय सांस्कृतिक कला थी उसको इन्होंने उजागर करा और उसको पहचान दिलाई। ठीक है, तो इन्होंने मिनिएचर हो, चाहे पहाड़ी हो या अजंता हो, सारे जो भारतीय ट्रेडिशनल पेंटिंग्स थी उसको इन्होंने बहुत ही अपने लेखों के माध्यम से उजागर किया। ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्होंने इसको प्रसिद्ध किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था। जोड़ासांको, दिल्ली, गुजरात या कोलकाता में। इनका राइट आंसर हो जाएगा जोड़ासांको। राइट आंसर इज ए, जोड़ासांको। यशोधर के चित्र षडंग को पुनर्व्याख्यायित किसने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर, यशोधर के चित्र षडंग, यशोधर ने चित्र षडंग लिखा था और उसको पुनः व्याख्यायित किसने किया था। अवनींद्रनाथ टैगोर, विनोद बिहारी मुखर्जी, रामचंद्र शुक्ल, के हैबर ने। अवनींद्रनाथ टैगोर ने अपने रचनाओं में षडंग को 6 लिम्स ऑफ आर्ट करके इन्होंने लिखा था, वो था यशोधर का चित्र षडंग। उस पर उन्होंने पुनर्व्याख्या दी थी और उसको इंग्लिश में इन्होंने प्रकाशित किया था। ताजमहल भारतीय नारीत्व की साकार प्रतिमा है, यह कथन किसका है। ई.वी. हैवल, अवनींद्रनाथ टैगोर, कुमार स्वामी या डब्ल्यू.जी. आर्चर। ठीक है, तो ताजमहल भारतीय नारीत्व का साकार प्रतिमा है, किसने लिखा था। ये भी उन्होंने ही लिखा था जिन्होंने भारतीय कला को अपने लेखों के माध्यम से, बट ये इंडियन नहीं थे, ये फॉरेनर राइटर थे। ठीक है, तो ई.वी. हैवल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग भी लगाते हुए अपना चल रहे हैं साथ में,
अपना टेस्ट देते हुए चलिए और टेस्ट का रिज़ल्ट ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। बहुत कम लोग इसको बताते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपका पेपर ही बहुत टफ था। ऐसा नहीं होता है। जो भी आपका आंसर आ रहा हो 80, 90, 60, 100, 110, 15 जो भी आ रहा हो आप उसको ज़रूर बताइए। इससे क्या होगा कि सबका आंकने में मुझे समझ में आएगा कि सबकी तैयारी कैसे चल रही है। बहुत लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए। आप बस तैयारी करते रहिए, आपका काम है तैयारी करना। आपका एग्ज़ाम में जैसा भी पेपर आएगा आप सॉल्व करिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जाइए। आप ये सोचिए कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, आप करते रहिए, हो जाएगा। गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? मोलाराम, मुकुंदीलाल, चार्ल्स मैडकॉफ, चैतू शाह। गढ़वाल शैली की खोज किसने की थी? ठीक है, तो गढ़वाल शैली की खोज मुकुंदीलाल ने की थी और इसका प्रसिद्ध कलाकार था मोलाराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एम.एस. रंधावा का पूरा नाम क्या है? मोहन सिंह रंधावा, मोनिंदर सिंह रंधावा, मोलाराम सिंह रंधावा या इनमें से कोई नहीं। तो इनका पूरा नाम था मोनिंदर सिंह रंधावा। अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट मे भी पूछ दे, कोई इसका वो नहीं है। ठीक है, कन्हू देसाई की झनक झनक पायल बाजे के लिए कब फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब ये भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला हो गया। कन्हू देसाई का झनक झनक पायल बाजे, हमने हर जगह यही पढ़ा कि झनक झनक पायल बाजे कन्हू देसाई का है और इसी पे हम आज तक एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। आप लोग एक बार झनक झनक पायल बाजे से फिल्म से सर्च करिए, वहाँ पर जाके आपको लगेगा कि ये बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। आर्ट फील्ड में कन्हू देसाई के ही नाम से झनक झनक पायल बाजे आज तक हम पढ़ते आए हैं और लिखा भी गया है। और जब भी आप कन्हू देसाई को सर्च करेंगे तो ये मूवी का नाम ज़रूर आएगा। बट इसको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है, बट इसको कन्हू देसाई ने नहीं बनाया है। आप जाके यूट्यूब उसको गूगल पे सर्च कर लीजिए। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। ओके, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? जी.आर. हंटर, W.J. आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, भगत सिंह। तो पंचमढ़ी की खोज की थी किसने? जी.आर. हंटर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचमढ़ी, यहाँ पर पंचमढ़ी ही होगा, पंचमढ़ी। ओके, पंचमढ़ी के चित्रों की खोज किसने की थी? अब वो था पंचमढ़ी की खोज, अब यहाँ पे पूछ रहा है पंचमढ़ी के चित्रों की खोज। ये चीज़ याद रखिएगा। इसकी खोज W.J. आर्चर, आनंद कुमार स्वामी, भगत सिंह या D.H. गार्डन। ओके, देन राइट आंसर इज D.H. गार्डन ने। पंचमढ़ी की खोज की थी जी.आर. हंटर ने और पंचमढ़ी के चित्रों की खोज की थी D.H. गार्डन ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में किसकी रचना है? रणवीर सिंह बिष्ट, नंद लाल बोस, छितेंद्रनाथ मजूमदार, ललित मोहन सेन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में छितेंद्रनाथ मजूमदार का है। ओके, किस वेद में चमड़े पर अग्नि देवता का साक्ष्य मिला है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? ओके, देन राइट आंसर इज, इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद में मिला है। यशोधरा और राहुल का चित्र अजंता के किस गुफा में स्थित है? यहाँ पर के किस गुफा में होना चाहिए था, अजंता के किस गुफा में स्थित है? तो इसका राइट आंसर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या 9 नंबर या 17th नंबर। तो यशोधरा और राहुल का जो चित्र है वो 17th नंबर की गुफा में है। ललित कलाओं की कितनी संख्या है? 2, 3, 4 या 5? ठीक है, तो ललित कलाओं की कितनी संख्याएं हैं? 2 हैं। ठीक है, ललित कलाएं, एक दृश्य कला, एक श्रव्य कला। ठीक है, तो 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर, दृश्य और श्रव्य। दृश्य में कौन कौन सी आती हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, और श्रव्य में आ जाता है आपका म्यूजिक और काव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर के चित्रकार का प्रिय विषय लोक कला, बाल चित्र, रेखा चित्र या बिहारी सतसई? तो जयपुर जो मिनीचर आर्ट था राजस्थानी का, उसके चित्रकारों का प्रिय विषय था, क्या था? राइट आंसर इज डी, बिहारी सतसई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली को नई दिशा देने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? निसारदीन, साहबदीन, मनोहर या राज सिंह? ठीक है, तो मेवाड़ शैली को नई दिशा देने का श्रेय साहबदीन को जाता है। ठीक है, तो मेवाड़ शैली का कलाकार साहबदीन था, जो कि मेवाड़ शैली को एक नई दिशा की तरफ ले गया।
कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार चित्र किसका है? बगता, कमला, इलायची या जगत लाल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगता। ओके, कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार चित्र बगता का है। देवगढ़ शैली का चित्र है जो कि 1869 में बना है। ठीक है, ये जो कुंवर अनूप सिंह द्वारा सुअर का शिकार करते चित्र है ये देवगढ़ शैली का है और ये 1769 में बना है, 1769 में बना है। चोखा किस शैली का कलाकार था? राजस्थानी मेवाड़ देवगढ़ शैली, राजस्थानी मारवाड़ जोधपुर, राजस्थानी हड़ौती कोटा शैली, राजस्थानी ढूंढार जयपुर शैली। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखने वाली है। चोखा अब राजस्थानी शैली हम सभी जानते हैं, अब इसमें मेवाड़ मारवाड़ हड़ौती ढूंढार भी जानते हैं, लेकिन इसमें ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसका हमने चारों ऑप्शन इस तरीके से दिया है कि आपको याद रहे कि चोखा जो है वो मेवाड़ शैली की देवगढ़ शैली से संबंधित था। बुद्ध चरित किसकी रचना है? ठीक है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? अश्वघोष, नग्नजीत, विष्णु शर्मा या भास। बुद्ध चरित जो है वो अश्वघोष की है, अश्वघोष की है। राइट आंसर इज ए, अश्वघोष। ओके, नेक्स्ट इसमें एक और चीज़ मैंने दिखा दिया है कि प्रज्ञा योगंध रामायण जो है वो भास की है और रसिक प्रिया केशव दास की है। बस जस्ट याद रखने के लिए। किस कलाकार को 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? एस.एच. रजा, एम.एफ. हुसैन, जी.आर. संतोष, कृष्णा रेड्डी। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण का पूरा लिस्ट का मेरे पास वीडियो पड़ा है, आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो सब लिस्ट में है और डेट ईयर वाइज लिखा हुआ है, तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और याद कर डालिए। तो 1981 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था एस.एच. रजा को। ठीक है, पैक ग्रुप के मेंबर थे ये एस.एच. रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, लाल गेरू से चित्रित चीते का शिकार का दृश्य कहाँ से प्राप्त है? होशंगाबाद, कबरा पहाड़, होशंगाबाद, सॉरी एक ही ऑप्शन दो बार आ गया है। होशंगाबाद, कबरा पहाड़, रामगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कबरा पहाड़ से। लाल गेरू से चित्रित चीते का शिकार का दृश्य कबरा पहाड़ से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल की खोज कब हुई थी तथा किसने की थी? अब एस.आर. राव ने 1954 में, रखाल दास बनर्जी 1960, कीर्ति रेड्डी 1964, कनिंघम 1970। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल की खोज की थी किसने? एस.आर. राव ने की थी। और कब की थी? 1954 में की थी। ठीक है, एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी 1954 में। लेपिस लेजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? नीला, पीला, हरा या लाल? लेपिस लेजुली से कौन सा रंग बनाया जाता है? आपको याद करना होगा ये सब चीज़ें, जो कि नीला रंग होता है। राइट आंसर इज ए, नीला रंग। लेपिस लेजुली नीला रंग होता है। बकायत ए बाबरी में कितने चित्रकारों का जिक्र किया गया है? ठीक है, 10, 12, 20 या 22। तो बकायत ए बाबरी में कितने चित्रकारों का यूज़ किया गया है, जिक्र किया गया है? डी, 22। अब यहाँ पे 19 हिंदू चित्रकार और 3 मुस्लिम चित्रकारों का जिक्र हुआ है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। बकायत बाबरी में 22 चित्रकार और 19 हिंदू और 3 मुसलमान चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के निर्माता कौन है? स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग के निर्माता कौन है? ये एक इंस्टॉलेशन है और इसको किसने बनाया है? ठीक है, सेवा छाछी, अमिता शेरगिल, विवान सुंदरम, कुलदीप शर्मा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विवान सुंदरम ने स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग का निर्माण किया है। चिनार विच पर गिलहरियाँ किसका चित्र है? अबुल हसन, मंसूर, अबुल फजल, अगा रिजा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिनार वृक्ष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिनार वृक्ष पर गिलहरियाँ किसकी है? अबुल हसन की है। राइट आंसर इज ए, अबुल हसन। प्रतिमा विसर्जन नामक कृति किसकी है? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या मधु पारिक की? तो प्रतिमा विसर्जन नामक चित्र जो है वो कौन करता था, किया था? इसको घनवादी आर्टिस्ट गगनेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 90, रोगियों का उपचार करते हुए बुद्ध कहाँ पर चित्रित किए गए हैं? अजंता, एलोरा, एलिफेंटा या बाग में? ठीक है, देन राइट आंसर इज, आपने हर दृश्य में हर तरफ से बुद्ध का चित्र देखा है, बट रोगियों का उपचार करते हुए आपने बहुत कम सुना होगा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा में नहीं है, ये बाग में है। राइट आंसर इज डी, बाग में है। ठीक है,
सघनता क्या है। अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इस वजह से मैंने कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस को भी शामिल किया है। सघनता क्या है। वर्ण चक्र, उष्ण चक्र, वर्ण की शुद्धता और रंगत। तो जो लोग कह रहे हैं मेरे से कि टेक्निकल क्वेश्चन तैयार करा दीजिए, जैसे यूके का जो पेपर एलटी का लोग देने वाले हैं उत्तराखंड का, तो उसमें टेक्निकल क्वेश्चन मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं यूके में टेक्निकल्स में अभी आए हैं, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ पर। तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और मे बी यूपी टीजीटी पीजीटी में भी पूछ ले। तो सघनता क्या है। वर्ण चक्र, उष्ण चक्र, वर्ण की शुद्धता और रंगत। तो वर्ण की शुद्धता यहाँ पे हो जाएगा। जो सघनता जो दिखती है हमें, फ्रेश कलर जो हम यूज़ करते हैं, जैसे रेड कलर हमने यूज़ किया तो उसकी वर्ण सघनता ज़्यादा होगी, उसमें अगर हमने वाइट मिला दिया तो सघनता कम हो जाएगी, और ब्लैक मिला दिया तो सघनता और कम हो जाती है। तो इस वजह से सघनता क्या होती है, वर्ण की शुद्धता। जितना कलर शुद्ध होगा उसकी सघनता उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है। स्केच की विशेषता क्या है। स्वर पद्धति, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, अनेक सीमांतीय पद्धति, तीव्र प्रवाह पद्धति या निरीक्षण पद्धति। तो स्केच की क्या है, तीव्र प्रवाह। कोई भी स्केच हम करते हैं तो उसमें प्रवाह होना चाहिए। हम रेंडरिंग स्केच करते हैं ना, वो वाली चीज़ यहाँ पे आएगी। तो स्केच की विशेषता होती है कि किसी भी स्केच में आपका कितना प्रवाह युक्त लाइंस गई है। हम किसी के वेग और प्रवाह और वेग से समझ सकते हैं कि उसने अपनी लाइफ में कितना प्रैक्टिस किया है। ठीक है। तो ये हो जाता है इसका राइट आंसर सी, तीव्र प्रवाह पद्धति। सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र के चित्रकार हैं एन एस बेंद्र, के हैबर, अवनिंद्रनाथ टैगोर, एफ एन सूजा। तो सॉन्ग ऑफ द फील्ड नामक चित्र के चित्रकार हैं के हैबर। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग या आयत के त्रिआयामी रूपों से कौन सी आकृति बनती है। तो वर्ग या आयत जो होता है, ये वर्ग है। अब इसका त्रिआयामी रूप क्या हो जाएगा, ऐसे आपका हो गया। ठीक है। तो अब इसको ऐसे कर दीजिए तो ये एक क्या बन जाता है, घन बन जाता है। तो ये गोलाकृति, घनाकार, त्रिभुजाकृति ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है। समझते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा इजी होगा। ये चीज़ टेक्निकल जो चीज़ें हैं वो याद नहीं करना होता है, इसको समझना होता है। ठीक है। तो ये आप समझ लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। अब हम 95 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी भी आपके पास 30 क्वेश्चंस हैं। बहुत ही लेंदी पेपर हो जाता है 125 का। मुझे बनाने में भी इसमें 3-4 डेज़ लग जाते हैं, और बताने में तो 1 आवर लग ही जाता है। द्विआयामी चित्रतल पर चित्र बनाते समय तीसरे आयाम को बनाने के लिए किस विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है। परिप्रेक्ष्य प्रणाली, यहाँ पर प्रणाली होगा हिंदी में। दैवीय विभाजन, साम्बंता का सिद्धांत, या स्वदीर्घ विभाजन सिद्धांत। ठीक है। स्वर्णिम विभाजन, या स्वर्णिम होना चाहिए था, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत। तो अगर किसी द्विआयामी तल पे हमें त्रिआयामी चीज़ें दिखानी है तो हमें परिप्रेक्ष्य दिखाना होगा। मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि अगर परिप्रेक्ष्य कोई चीज़, जैसे आपने कोई लैंडस्केप बनाया, उसको परिप्रेक्ष्य बना दिया तो वो तुरंत से त्रिआयामी हो जाता है। ठीक है। तो वो त्रिआयामी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यामितीय रूपों से कौन प्रभाव उत्पन्न होता है। ज्यामितीय रूप से कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रभावमयी तो होगा नहीं, अलंकारिक, बिंदुवार या कोणात्मक। तो ज्यामितीय रूप जब हम बनाते हैं तो प्रवाह तो होगा नहीं। प्रवाह तो तब होगा जब हम बहुत ही वेग में कोई चीज़ बनाएंगे, जैसे डांसिंग का पोज अगर बना रहे हैं तो बिल्कुल प्रवाह में बनाएंगे। ठीक है। अलंकारिकता उसमें नहीं होगी, बिंदुवार बिल्कुल नहीं होगा, कोणात्मक होगा। ठीक है। ज्यामितीय रूपों से कोणात्मक होगा। जैसे कि हम कोई भी चीज़ अगर ज्यामिति यूज़ करते हैं तो वो कोण और क्यूब एंड कोण होंगे उसमें। ठीक है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है। मानवाकृतियाँ होना चाहिए, या महंगे रंग होने चाहिए, या अच्छा कागज़, या अच्छा संयोजन। तो कोई भी चित्र हमारे पास सब कुछ हो, मानवाकृतियाँ भी होंगी, महंगे रंग भी होंगे, अच्छा कागज़ भी होगा, बट अच्छा संयोजन अगर नहीं किया हमने तो वो चित्र महत्वपूर्ण नहीं दिखेगा। ठीक है। तो कोई भी चित्र बनाने के लिए हमें डी इज़ द राइट आंसर। अच्छा संयोजन होना जरूरी होता है। ठीक है। दृश्य कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप में प्रयुक्त होता है। तान, पोत, त्रिआयामी, लय। तो दृश्य कला कौन कौन सी होती है। दृश्य कला होती है आपकी चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला। तो जो दृश्य कला होती है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें सबसे ज़्यादा आपको लय, सारी चीज़ों में लय की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो ने आकृति के कितने तथा कौन कौन से भेद बताए। एक सापेक्ष, दो सापेक्ष तथा निरपेक्ष,
ऐसे पूछेगा 1 2 3, ठीक है। तो एक हो गया एक सापेक्ष, दूसरा है सापेक्ष तथा निरपेक्ष दोनों, तीसरा है सापेक्ष निरपेक्ष या काल्पनिक या इनमें से कोई नहीं। तो प्लेटो ने किस चीज़ को भेद बताया, क्या चीज़ का मेन भेद बताया? तो प्लेटो ने सापेक्ष निरपेक्ष दोनों को बताया है, और काल्पनिक का किसने बताया है? फ्रायड ने बताया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 पे आ गए हम। अब नेक्स्ट देखते हैं, मूल कला में किसके द्वारा लाल हरा नीला घटकों में अलग अलग किया जाता है? मूल कला कहें या इसको कंप्यूटर कला में या तो कह सकते हैं इसको। तो इसमें लाल हरा नीला घटकों में अलग किसकी सहायता से हम इन सारे कलर्स को अलग कर सकते हैं? तो हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड, डिजिटल स्कैनर या पेन ड्राइव। तो यहाँ पर डिजिटल स्कैनर हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसका क्वेश्चन आ गया कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। डिज़ाइन के पूर्ण रंग पुनर्प्रतिकृति फुल कलर रिप्रोडक्शन के लिए प्रयुक्त मुख्य पिगमेंट्स हैं सियान, मजेंटा और येलो, रेड, ग्रीन और ब्लू, ब्राउन, ब्लैक और ब्लू। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके यूपी के टीजीटी पीजीटी में। वायलेट, इंडिगो और ऑरेंज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सियान, मजेंटा और येलो। ओके, राइट आंसर इज ए, सियान, मजेंटा और येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में पूरे कितने रंग का प्रयोग होता है? 2, 3, 4 या 5? तो ऑफसेट कलर प्रिंटिंग में 4 कलर्स को यूज़ किया जाता है, 4 कलर्स को। तो राइट आंसर इज सी। रंग और पेपर पेस्टिंग आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? अब ये सारे टेक्निकल के क्वेश्चन हैं, देख लीजिएगा आप लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टेक्निकल के हैं। जो एलटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो लोग यूपी टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं इस तरीके के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है कि वो किस तरीके का क्वेश्चन दे देगा। तो रंग और पेपर पेस्टिंग का आदि से कौन सी पेंटिंग बनती है? तो कटिंग पेस्टिंग, कोलाज, पेपर मेशी या ग्राफिक। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कोलाज, ठीक है। वुड फॉलिनो, वुड व लीनो होगा, वुड व लीनो कट किसके अंतर्गत आते हैं? ये क्वेश्चन आया था पिछली बार के एग्जाम में। सेरीग्राफी, इंटेग्लियो, प्लेनोग्राफी या रिलीफ प्रोसेस। तो ये जो वुड और लीनो कट होता है, ये कट ऐसा करते हैं कि उसका जो ऊपर वाला उभार होता है वो काफ़ी उभरा हुआ दिखता है, तो वो रिलीफ प्रोसेस में आता है, ठीक है। रिलीफ प्रोसेस में मीन्स हम जो कट वाला पोर्शन है वो प्रिंट नहीं होता, और जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हम जब रोलर से कलर लगाते हैं तो वो वाला पोर्शन हमारा प्रिंट होता है। तो इस वजह से वो रिलीफ प्रोसेस में आता है, ठीक है, सामने वाला जो है। और अगर अंदर वाली चीज़ को हम करते हैं तो उसको इंटेग्लियो कहते हैं, वो नीचे का होता है, इस वजह से उसको इंटेग्लियो बोलते हैं, ठीक है। तो इंटेग्लियो किस पे होता है? वो ज़्यादातर जिंक प्लेट या एल्युमिनियम प्लेट्स की चीज़ों पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोजिंग क्या है? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसीलिए मैंने डाल दिया इसको। इम्पोजिंग है प्रश्नों का क्रम, पन्नों का हटाना, पन्नों का बढ़ाना या पन्नों का छोटा करना। तो इम्पोजिंग क्या है? पन्नों का क्रम, प्रश्नों नहीं होगा, पन्नों का क्रम। एक क्रम से जो पन्ने डिजिटली क्रम में लगाए जाते हैं उसको इम्पोजिंग बोलते हैं। ये बिल्कुल लेटर वाइज भी बिल्कुल एक दूसरे को कंपैटिबिलिटी नहीं दे रहा है, बट इसको आपको याद करना पड़ेगा कि इम्पोजिंग पन्नों के क्रम को बोलते हैं, ठीक है। चारकोल किससे बनता है? कैल्शियम, लकड़ी, HB या ग्रेफाइट। तो चारकोल जो बनता है वो लकड़ी की जला के बनता है, ठीक है। डिज़ाइन की रचना में ज्यामिति का उपयोग क्यों किया जाता है? सौंदर्यीकरण के लिए, निश्चित आकार देने के लिए, सरलीकरण के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्यामिति का, डिज़ाइन में ज्यामिति का उपयोग किया जाता है सरलीकरण के लिए, ठीक है। जैसे ये ज्यामिति हो गई, हम लोग बचपन में ये चीज़ बनाते थे ना, तो ये चीज़ ज्यामिति हो गई, तो हमने इस फ्लावर को एक सरल बनाकर इसको फ्लावर बना दिया। उसको क्या करते थे 2-3 के बच्चे भी बहुत सुंदर बना लेते थे। अब ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दे दिया है, यूपी PSC GDC आर्ट में 2017 में ये पेपर आए हैं, क्वेश्चन आए हैं, और इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले भी करा दिया, वो आए हुए थे। 2 रंगों को कोमलता से कैनवस पर तुलिका में मिश्रित करने की विधि को क्या कहा जाता है? हैचिंग, गुआश, ब्लेंडिंग या वॉशिंग। ये क्वेश्चन भी आया है बहुत बार, तो इसको ब्लेंडिंग कहेंगे। जैसे कलर के पैचेस को लगा दिया और कलर से उसको अगर वो कर रहे हैं तो इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं, मिक्स करते हैं तो ब्लेंडिंग,
टाइपोग्राफी में मुख्य योगदान के लिए किस व्यक्ति को जाना जाता है? विलियम कैशलोन, सिमोन फर्नियर, थॉमस विवेक या बेंजामिन फ्रैंकलिन? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम कैशलोन को टाइपोग्राफी का मुख्य योगदान दिया गया था, देने के लिए उनका नाम जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप क्या है? इंटेग्लियो प्रिंटिंग का व्यावसायिक रूप, इंटेग्लियो प्रिंटिंग हम कलाकार जो करते हैं वो कैसे करते हैं? एक इतना ले लिया एक हमने और उस पर प्रिंटिंग कर ली, तो उससे हम क्या करते हैं 10 कॉपीज़ हम निकाल सकते हैं, और सारे में हमें नीचे लिखना पड़ता है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे करके उसका नाम देना पड़ता है कि उसको हमने कितने प्रिंट निकाले हैं ये हमें दिखाना होता है। लेकिन इसका व्यावसायिक रूप जो होता है वो कौन सा होता है? ये होता है ग्रेव्योर प्रिंटिंग में। ग्रेव्योर प्रिंटिंग जो ऑफिशियली होता है, जिसका एक मशीन होती है, एक तरह से प्रिंटिंग प्रेस होता है, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फ्रेस्को सेक्को होगा। फ्रेस्को सेक्को पर कौन सी वार्निश की जाती है? डामर वार्निश, वैक्स वार्निश, ब्लैक वार्निश या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेस्को सेक्को पर डामर वार्निश की जाती है। ठीक है, इनमें से किस कलाकार को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड मिला है? ठीक है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बुक के लिए जाना जाता है, बुक के लिए दिया जाता है। अब यहाँ पर अपर्णा को और अंजलि इला मेनन, अनुपम सूद या गोगी सरोजपाल किसको दिया गया है? तो अंजलि इला मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं। 125 में आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं। द 3rd of May 3 मई नामक चित्र के कलाकार कौन हैं? पाल गॉगिन, फ्रांसिस्को गोया, एडवर्ड मुंक या हेनरी मातिस? ठीक है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसिस्को गोया। बी इज़ द राइट आंसर। अब इसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है। द 3rd May 1808 इज़ अ पेंटिंग कंप्लीटेड इन 1814 बाय द स्पेनिश पेंटर फ्रांसिस्को गोया, नाउ इन म्यूजियो डेल प्रोडो, मैड्रिड में है। ये वर्क अभी मैड्रिड में रखा हुआ है। इन द वर्क गोया टू कॉमोमरेट स्पेनिश रेजिडेंस नेपोलियन एंड आर्मरी ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ 1808, ये वॉर के टाइम की गई थी। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ये पेंटिंग वॉर के टाइम की गई है और उसमें शूट करते हुए दिखाया है स्पेनिश वॉर के टाइम पे। मेघदूत चित्रावली है किसकी है? अमृता शेरगिल, मनीषी डे, शैलेंद्र कुमार डे या अमरिंदर टैगोर की है? तो ये किसकी है? शैलेंद्र कुमार डे की है। ठीक है, राइट आंसर इज सी, मेघदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील समूह की स्थापना कब हुई थी? प्रगतिशील पैक की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1947, 1949, 1952? तो पैक ग्रुप की स्थापना हुई थी 1947 में। बी इज़ द राइट आंसर। सत्यजीत राय की फिल्म ये कुछ इनर आई होगा। ये क्या हो गया है इसमें? द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? ठीक है, थ्रू द इनर आइज। ओके, इसका कुछ मिस्टेक हो गया है। ठीक है, के.जी. सुब्रमण्यम, के हैबर, ये विनोद बिहारी मुखर्जी आप सभी जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ौदा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? अब क्वेश्चन ऐसे एकदम से पूछ लेगा अलग अलग से, बड़ौदा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? ठीक है फ्रेंड्स, तो बड़ौदा ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1953, 1957, 1959? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। ठीक है, राइट आंसर इज 3rd, 1957 में। किसने की थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की थी NS बेंद्रे ने। इनके गाइडेंस में हुआ था NS बेंद्रे के। ठीक है, ये एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट थे और इनके साथ कौन कौन थे? भूपेन खक्कर, गुलाम मोहम्मद शेख, रतन परिमू, रेखा रोडवितिया, ज्योत्सना भट्ट, विवान सुंदरम, के.जी. सुब्रमण्यम, इतने सारे कलाकारों ने इनके साथ लग के काम किया और आगे चल के बहुत सारे कलाकार बड़ौदा ग्रुप में ऐड होते गए थे। ठीक है, कृष्ण खन्ना को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण खन्ना को पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? 1993, 1995, 1996, 1990? तो कृष्ण खन्ना को 1990 में
ठीक है, राइट आंसर इज़ डी, 1990 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण खन्ना द्वारा बनाया गया बैंड वाला मूर्ति किस माध्यम से निर्मित है? पिछली बार कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हो गए थे, जिसको मैं ज़रूर इसमें शामिल करी हूँ, और जिसको मैंने क्लियर किया हुआ है कि वो शायद मैंने कृष्ण खन्ना के अलावा कुछ और बता दिया था बैंड वाला। लेकिन आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि म्यूज़िशियन नामक एक पेंटिंग थी जिसको एम.एफ. हुसैन ने भी बनाया है, और राम किंकर बैज जब पेंटिंग करते थे तो उन्होंने भी एक म्यूजिशियन बनाया है। तो ये बैंड वाला जो है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, बैंड वाला। और ये मूर्ति शिल्प है, बहुत ही सुंदर मूर्ति शिल्प है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अलग टाइप से पूछा है मैंने कि ये किस माध्यम में बनी। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो सिरेमिक, संगमरमर, ब्रोंज या लकड़ी, आप खुद से लगाते हुए चलिएगा, आप खुद से चेक करिए कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो है ये इनका ब्रोंज में है, राइट आंसर इज सी, ब्रोंज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट बाइट नामक चित्र किस कलाकार की है? अब इसको लास्ट सपर भी बोलते हैं, बट इसका इन्होंने जो टाइटल दिया है लास्ट बाइट दिया है, ठीक है। तो लक्ष्मण पै, कृष्ण खन्ना, जी.आर. संतोष, एम.एफ. हुसैन। तो लास्ट सपर एक इंडियन बनाया है, उन्होंने यामिनी राय ने भी बनाया अपने फोक आर्ट में, और ये लास्ट बाइट नामक पेंटिंग है जो कि इन्होंने ये चित्र बनाया, कृष्ण खन्ना ने बनाया है। राइट आंसर इज बी, कृष्ण खन्ना। कृष्ण खन्ना एक सेल्फ कलाकार हैं। ये इन्होंने शिक्षा नहीं कहीं से ली थी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना फुल, जब रिटायर हो गए थे उसके बाद इन्होंने अपना फुल टाइम आर्ट को दे दिया था, ठीक है। तो कृष्ण खन्ना बाद में काफ़ी फेमस हो गए थे, ठीक है। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963, 73, 53, 43 कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी 1953 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 1953 में संगीत नाटक अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी हुई थी 54 में, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों आप टैली कर सकते हैं, और दोनों लगभग एक ही जगह पे स्थित है, न्यू दिल्ली में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थके हुए यात्री किसका चित्र है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर या शैलेंद्रनाथ डे? थके हुए यात्री किसकी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की है। राइट आंसर इज ए, रविन्द्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, 1950, 1960, 1955 या 65 में। तो ये ऑलमोस्ट ये बहुत ही स्टार्टिंग का टाइम रहा होगा जब पद्म भूषण और पद्म विभूषण स्टार्ट हुआ होगा, क्योंकि यामिनी राय बहुत ही पुराने कलाकारों में से थे। तो इस वजह से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1955 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सुधीर धर एक हैं, सुधीर धर का हमने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन बताए थे, तो वो एक चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या कार्टूनिस्ट हैं। राइट आंसर इज डी, कार्टूनिस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्हीं से रिलेटेड है, इन्होंने इलाहाबाद से किस विषय से शिक्षा ली थी? तो अब विषय से शिक्षा लेने का मतलब यहाँ पे इसलिए हो जाता है कि सुधीर धर ने एक प्रोफेशनल पढ़ाई नहीं की थी, बट इनके हाथ में ऐसा हुनर था कि ये एक कार्टूनिस्ट के रूप में एक बार इन्होंने काम किया, और उसी की वजह से इनको जॉब मिल जाती है। और विभिन्न आर्ट न्यूज़पेपर्स में जो फ्रंट पेज पे होता है छोटा सा कॉलम कार्टून का, व्यंग चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो उसका इन्होंने बहुत ही सुंदर चित्रण किया, और इन्होंने बहुत सारी बुक्स को पब्लिश किया, अपने ही कई कामों को कंपाइल करके बुक पब्लिश कराए, जिसमें मैड क्रिकेट करके बताया था मैंने पहले। तो इस वजह से इसमें ये ऑप्शन देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें इससे ये पता चलता है कि ये एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट ना होते हुए भी इतना अच्छा इन्होंने काम किया था। तो ये कई ऐसे आर्टिस्टों के बारे में हमने पढ़ा है कि वो शिक्षा किसी और चीज़ की लेते हैं, बाद में कला के फील्ड में आ जाते हैं, और ऐसा नाम कमाते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो फेमस हो जाते हैं, सिर्फ इंडियन नहीं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भूगोल हो जाएगा, राइट आंसर इज़ बी। भूगोल से इन्होंने शिक्षा ली थी, ज्योग्राफी से ली थी, और इस बाद में इन्होंने कार्टूनिस्ट के रूप में काम किया था, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे इसलिए लगा दिया कि ये क्वेश्चन पहला था, सुधीर धर नाम था, ठीक है। तो ये हो गया 25 क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, आपको कैसे लगे, आपके कितने क्वेश्चन के आंसर सही आए और आपने कितने गलत किए, सब कुछ बताइएगा। और नेक्स्ट पेपर जल्दी लेके आऊँगी प्रैक्टिस सेट, एग्ज़ाम आते आते 1-2 सेट और करा दूँगी, तब तक डेली क्वेश्चन मॉक सेट्स भी कराती रहूँगी, मैराथन का क्लास भी होता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।